कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 27, ओम और निया की दिलचस्प लड़ाई। पिछले एपिसोड में आपने सुना लिया जान को पीट रही थी और बोल रही थी, तस्करी करने का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो लो अब लड़कियों के हाथों से मार भी खा लो, इसका स्वाद भी लड़कियां ही तुम्हें चखाएंगी। तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि जब लड़कियां मरती है तो उसका दर्द कैसा होता है। इतना कहकर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देती है। जान अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिया ने इतनी जोर से उसे वार किया था कि जान की तो मानो जान ही निकल रही थी। जान ये देखकर आश्चर्य में था कि उससे लड़ने वाली एक लड़की थी जो उसे इतनी देर से इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। वह तो कभी सपने में भी इस लड़की के सामने आने को नहीं सोचेगा। अब आगे लिया लगातार जान को पीते जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ शिवाय और ईशा एक दूसरे से काफी तेजी से लड़ रहे थे। कभी शिवाय ईशा पर भारी पड़ता तो कभी ईशा शिवाय पर भारी पड़ जाती। अभी यह सब लड़ ही रहे थे कि निया और ओम एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींच रहे थे। वैसे ओम थोड़ा फ्लर्टी किस्म का लड़का था और वहीं दूसरी और निया नटखट चुलबुली तो थी ही, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। अब इन दोनों की लड़ाई में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब मिया ओम के ऊपर भारी पड़ जाती है। वो ओम को लगातार मारे जा रही थी। एक भी ऐसा मौका नहीं था जब ओम उसको मार पाए। मिया हाथों पैरों से काफी तेजी से ओम पर वार कर रही थी और जब भी ओम वार करता तब तक मिया उसके वार को टॉस कर वापस से उसे पर पलट वार कर देता। इस वजह से ओम काफी ज्यादा छल्ला चुका था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी जो उसे लड़ रहा है देखने में तो दुबला पतला सा सिंगल हड्डी का है, पर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हैं। जरूर इसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली होगी, कोई ऐसी ट्रेनिंग जो हम सब आज तक जानते ही नहीं होंगे। ओम अपने मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव बनाए जा रहा था, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं था कि वह निया को अपने कंट्रोल में कर पाए। जब ओम मार खाते खाते थक गया तो उसके चुलबुल से दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही निया ने ओम को किया, ओम जाकर दूर दीवार से टकरा गया और थोड़ी देर के लिए निया अपने पीछे पलटकर दूसरे गार्ड को देखने लगी। वह दूसरा गार्ड निया के ऊपर अटैक करने वाला था। निया ने देखा कि उसे गार्ड ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, वह तेजी से घूमते हुए अपने राइट हैंड से उसके हाथ को पकड़कर और काफी तेजी से घूमकर एक जोरदार की उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया। वो गार्ड अपना हाथ दोनों टांगों के बीच ले जाकर दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। निया अभी उसे देख ही रही थी कि ओम का जो अटपटा सा दिमाग है वह तुरंत चलने लगता है और जाकर झट से पीछे से निया के पीठ पर चढ़ जाता है। अब उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर वह पीछे से उसे दबोच लगा तो वह उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो उसे आराम से पकड़ लेगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मिया के पीठ पर ओम चढ़कर बैठ गया था और अपने दोनों पैरों को निया के कमर में लपेट लिया था। का लेफ्ट हैंड निया के गले को लपेटा हुआ था और उसका राइट हैंड निया के सर पर उसके मास्क वाले कैप को तेजी के साथ पकड़ा हुआ था। और पैरों की सिचुएशन का तो क्या कहना, दोनों पर मिया के आगे तरफ उसके लोअर पार्ट के जस्ट ऊपर थे। अब पता नहीं ओम बाबू के मन में कौन सा शैतान इस समय बैठ गया, या उसका दिमाग ही खराब हो गया था जो उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने पैरों से इस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर वार करे, जिससे आदमी दर्द के मारे कमजोर पड़ जाएगा और यह आराम से उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसे कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन यह प्यारी सी सोच आगे चलकर उसे पर कितना भारी पड़ने वाली है।
ये तो हमारे ओम बाबू को अभी थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। जैसे ही ओम ने अपने पैरों से मियाँ के उसे स्थान पर मारना शुरू किया जहां उसे नहीं मारना चाहिए था। एक तो उसने ऊंची हील के हैवी जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से जब उसने उसे मारा तो निया को काफी तेज दर्द हुआ। अब तो निया का सर ही घूम गया। उसके अंदर तो मानो जितनी भी पिशाचिनियों की आत्माएं थी, सूरपंखा, हिडिंबा, तड़का, भैरवी और भी जितने राक्षसों की आत्माएं हैं वह सभी एक साथ मानो निया के अंदर प्रवेश कर गई हो। उसकी आंखें गुस्से की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। इस समय अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी सांसें ही रुक जाती, पर हमारे ओम बाबू तो उसकी पीठ पर चढ़े हुए अभी अपने हाथों पैरों को चलाए जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अभी थोड़ी देर बाद इन्हीं हाथों पैरों का मसाज होने वाला है। निया के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह गुस्से में इतनी ज्यादा बौखलाई हुई थी कि उसका पूरा शरीर क्रोध के वजह से कांप रहा था। अब उसने बिना 1 मिनट की देरी लगाए ही उसके दोनों पैरों को अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से खींचकर दूर किया और उसके दोनों पैरों को तान दिया। फिर राइट साइड घूमकर उसके राइट वाले पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से खींचकर उसे जमीन पर पटका कि मानो धोबी पूरी ताकत से किसी कपड़े को घाट पर पटक रहा हो। अगर ओम महाशय ने अपने दोनों हाथों को सही वक्त पर जमीन पर ना रखा होता तो इस समय उसका सर तरबूज के समान चारों तरफ फूटकर बिखरा होता। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया। तभी उसकी जोरदार चीज निकल पड़ी। अब जाकर उसे अपने शरीर के दर्द का एहसास हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वह उसे इतनी तेजी से उठाकर जमीन पर पटका कि उसके शरीर की तो हड्डियां लगता है टूटकर चूरा बन जाएगी। अभी वह सीधा होकर पलटा भी नहीं था कि निया का क्रोध से भयानक रूप देखकर उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के साथ साथ उसके सांसों में भी दर्द होने लगा। एक पल के लिए उसे लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, वह कहीं मर तो नहीं गया। निया उसे अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह अपनी आंखों से ही उसे तुरंत जला कर रख कर देती। वह ये सोचकर भी नहीं भरोसा कर पा रही थी कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे उस जगह पर मारने की। जितनी बार वह सोचती उतनी बार उसका खून खोलने लगता। और उधर दूसरी तरफ हमारे ओम बाबू अपने हाथों को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनके हाथों में निया के सर पर पहना हुआ वह मास्क बिग था जो कि उसी के साथ उसके हाथों में चला आया था। अब जाकर ओम बाबू को होश आया और वह बहुत ही आश्चर्य के साथ निया की ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी देर से जो उसका बैंड बजा रही थी वह एक लड़की है। अरे वह लड़की है, ये सोचकर उसका सर ही चकराया जा रहा था। क्या वह इतनी देर से एक लड़की से लड़ाई कर रहा था और वह एक लड़की से इतनी देर से पीट रहा है? क्या उसके हाथ पैर अब इतने ताकतवर नहीं रह गए कि वह एक लड़की से मार खा रहा है? उसे तो अब अपने ऊपर ही शंका होने लगी थी। उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते के समान हो गई थी, जो ना घर का रहना घाट का। और फिर अचानक उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया था। अब जाकर उसे समझ में आया कि इस लड़की ने उसे इतनी तेज से जमीन पर क्यों उठाकर पटका। इतना सोचते ही वह तो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। अब तो उसे बेचारे को समझ नहीं आता है कि वह अपना मुंह कहां ले जाकर छुपाए। वह अपनी उसे हरकत को सोचकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा निया की घूरती नजरें, उसकी लाल आंखें और उसके वह खुले हुए लंबे बाल, जो कि किसी और समय देखे तो वह लहराते हुए खूबसूरत रेशमी बाल लगता, लेकिन इस समय तो वह पूरी तड़का और चंडिका का रूप लिए हुए दिख रही थी। उसे देखकर ही ओम बाबू के तो पसीने छूटने लगे और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही निया उसके पास काफी तेजी से आई और अपने पैरों से मारने लगी। वह इतनी तेज मार रही थी कि ओम उसे रोक ही नहीं पा रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था, वह चुड़ैल अम्मा छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की हो। मेरी माँ, मैं कान पकड़ता हूँ।
अब से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन निया को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बात भी नहीं सुनी और उसके बालों को अब जोर से पकड़कर गोल गोल करते हुए घूमते हुए उसके ऊपर हाथ और पैर से मारे जा रही थी। अब दोस्तों, आगे स्टोरी में क्या होगा? क्या ये लोग अभी लगातार लड़ते ही रहेंगे या फिर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और फिर वह आगे क्या करेंगे? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, रात के 2 बजे तक तो मैं स्टोरी लिखती हूँ और फिर इसे एआई वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ, फिर उसके बाद एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और आप लोग सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है, वह भी नहीं करते हैं और स्टोरी सुनकर बिना लाइक सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 28। दोनों गैंग को पता चली सच्चाई। पीछे के एपिसोड में आपने सुना कि निया और ओम किस तरह से लड़ रहे थे। निया का भयानक रूप देखकर ओम की तो सबसे ही मानव थम गई थी। वह तो भगवान से बस इतना ही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार बचा ले, आइंदा से वह इस लड़की के सामने कभी नहीं आएगा। अब आगे इस समय तो ओम बाबू का हाल ऐसा था कि मानो उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही थी। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि हे भगवान, आज ये लड़की कहीं मुझे मार ना डाले, और अगर मार भी डाला तो हे मेरे भोले बाबा जी, आगे के 7 जन्मों तक इस लड़की का मेरे साथ कभी आमना सामना ना हो। उसने तो कभी सपने में भी इतनी भयानक लड़की को नहीं देखा था। हाँ, उसकी टीम में भी लड़कियां थी और वो काफी ताकतवर थी, लेकिन वह इसकी तरह इतनी भयानक कभी नहीं हो सकती थी। या तो लड़की नहीं, चुड़ैलों के खानदान से लग रही है। हे भगवान, मुझे आज बचा लो, अगर मैं बच गया तो पक्का आपको 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बेचारा ओम मन ही मन पता नहीं कितने देवी देवताओं को मान चुका था, लेकिन निया का तो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ओम की हालत अधमरी हो चुकी थी, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कुछ देर पहले किया जब मयंक को इंजेक्शन लगाने जा रही थी तो किया ने मयंक के एक हाथ पर अपने पैरों के जूते के हल को दबा रखा था और मयंक इस समय जमीन पर लेटा हुआ था। किया उसे वही इंजेक्शन लगाना चाहती थी जिन इंजेक्शन में ड्रग्स भरा हुआ था, और वो ड्रग्स भरा इंजेक्शन उन बच्चों को दिया जाता था। किया जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर मयंक के पास नीचे झुकी, तभी मयंक चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर एक लड़की की तस्करी करती हो। अरे तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। तुम लोग तो इस दुनिया पर पाप हो, ये दुनिया तुम जैसे पापियों के लिए नहीं है। देख लेना, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बैंक की बातों को सुनकर, मयंक की बातों को सुनकर किया उसे आश्चर्य से देखने लगती है और कहती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी तस्करी तुम करते हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अगर आज हमने तुम्हें रंगे हाथों ना पकड़ा होता तो तुम तो न जाने कितने बहाने बनाते। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है, और अगर पकड़ भी लेती है तो तुम उन्हें अपने पैसों का रोक दिखाकर बाहर चले आते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम्हारे वह पैसे जो लड़कियों की तस्करी करके कमाते हो तुम्हारे किस काम के आते हैं। अब तो मयंक को भी कुछ डाउट होने लगा था कि अगर ये लोग तस्करी करने वाले नहीं है तो फिर ये लोग हैं कौन। तभी मयंक ने पूछा कि क्या तुम उसे गैंग की मेंबर नहीं हो जो लड़कियों की तस्करी करता है? उसकी बातों को सुनकर किया बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ हम पिछले 4 घंटे से उन बच्चों और लड़कियों को बचा रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही इल्जाम लगा रहे हो। आप सारी बातें मयंक को समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और वो बच्चे और लड़कियां। ये सोचते हुए मयंक ने तुरंत उसे पूछा कि बच्चे और लड़कियां सुरक्षित यहाँ से चले गए हैं कि नहीं। तभी किया बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती है। तब मयंक कहता है
कि देखो हम कोई तस्करी करने वाले नहीं हैं, हम माफिया किंग के आदमी हैं और हम यहाँ लड़कियों और बच्चों को बचाने आए थे, पर हमारे आने से पहले ही हमने यहाँ कुछ डेटवादी देखी और हमें कुछ गलत होने का अंदेशा लगा, जिस वजह से हमने हमला कर दिया। हमें नहीं पता था कि यहाँ और कोई भी ऐसा है जो उन लोगों को बचाने आया है। अब मयंक की बातों को सुनकर किया को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी किया जब कुछ देर पहले लड़ रही थी तो उन गार्ड्स के शरीर पर लगे बैच को देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि ये काम माफिया किंग का है, या सोकर तो उसका खून ही खोल गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया किंग को छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया था, इसलिए किया चुपचाप मयंक के हाथों से अपने पैरों को हटा लेती है और जैसे ही मयंक के हाथ फ्री होते हैं वो तेजी से उठकर खड़ा हो जाता है। अभी वह लोग कुछ और बोलने पते कि तभी सामने से निया और ओम की लड़ाई देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। इस समय उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी, ओम जमीन पर लेटा हुआ था और निया उसके पीठ पर बैठकर उसके बालों को पीछे की ओर खींचे हुई थी और ओम जोर जोर से चिल्ला रहा था और निया उसे दुनिया में जितनी भी गालियां बनी थी, चाहे वह लड़कों वाली हो या लड़कियों वाली, गंदी हो या अच्छी, सभी दिए जा रही थी। अब आप सभी सो ही सकते हैं कि इतनी भयानक सिचुएशन में वह कौन कौन सी गाली दे रही होगी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ भैरवी भैंसे की सवारी कर रही हो। उन्होंने पहली बार इस तरह की लड़ाई देखी थी। मयंक की आंखें तो ये सब देखकर इतनी बड़ी हो गई थी कि मानो वह निकाल कर बाहर ही आ जाएगी। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। अच्छा हुआ कि वह इस सीधी वाली लड़की के हाथ पड़ा था, अगर उसके हाथ पड़ जाता तो आज उसका राम नाम सत्य जरूर हो जाता। अब मयंक बाबू को कौन बताएं कि जिसे वह सीधी समझ रहा है वह उन सब की है, बड़ी वाली अम्मा है। दूसरी तरफ ईशा और शिव भी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और उधार लिया और जान भी अब तक उनकी भी नजर मियां और ओम पर पड़ चुकी थी। वो भी उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। वो तीनों लड़के यही सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूंखार है, ये तो जिसे पकड़ लेती होगी बिना उसकी जान निकाले नहीं छोड़नी होगी। यह कोई साइको तो नहीं है या कोई पागल। वह सब अपने मन में अनाप शनाप सोच जा रहे थे, पर इधर तो इन तीनों लड़कियों को अच्छे से पता था कि जरूर उसे लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा कि निया को गुस्सा आ गया होगा। और इन तीनों को अच्छे से पता था कि जब मियां को गुस्सा आता है तो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वह जब तक अपना पूरा गुस्सा नहीं निकाल लेगी उसे रोकना व्यर्थ है। और उधर ओम मार खाकर उसका तो चूरमा ही बन चुका था। वह तो बस मन ही मन अपने भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, आने वाले 7 जन्मों में इस लड़की को मेरे सामने कभी मत लाना। इसके सामने आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। उसके मन में इस लड़की के प्रति इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि वह सपने में भी इसके सामने आने की कल्पना नहीं कर सकता था। कभी किया ने निया से कहा स्टॉप इट मियां, फिर भी निया अभी नहीं रुकी। किया ने फिर से उसे आवाज लगाया। मैंने कहा रुक जाओ। उसकी इतनी तेज और डरावनी आवाज को सुनकर अब की बार निया रुक गई और उसने ओम को एक जोरदार लात मारा और वहां से किया की तरफ बढ़ गई। को इतना शांत खड़ा देखकर लिया और इस भी किया के पास आ गई और पूछा क्या बात है, तुम क्यों रुक गई? तभी किया ने बताया कि यह सब अपोजिट पार्टी के नहीं है, ये सब तो उन बच्चों को बचाने के लिए आए थे और गलतफहमी वास हम सब आपस में ही भिड़ गए। हमारा काम खत्म हो गया, हमें यहाँ से तुरंत निकालना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई होगी। अब तक तो उन लोगों को खबर भी हो गई होगी और वह कहीं यहाँ आना जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जल्दी से इस शिप को बम से उड़ा दो और यहाँ से निकले। उसकी बातों को सुनकर ईशा ने ओके कहा। अब वो तीनों लड़के और उनके साथ ऋषभ, ये लोग 4 लड़कियों को आंखें फाड़े देख रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो फाइटिंग हो रही थी और जिसे हम लोग पीट रहे थे वह चारों लड़कियां थी। उन बेचारों का मन कर रहा था कि कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरे।
अब तक में उन्हें समझ में आ चुका था कि खुद को इतना पावरफुल समझने वाले हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, और हमसे बड़े पावरफुल तो यहाँ लड़कियां भी बन चुकी हैं। तभी मयंक किया से कुछ पूछने वाला था। जैसे ही उसने ये कहा कि हमारे बारे में तो आप लोग जान गए, पर आप लोग कौन हैं और हमने यहाँ पहले आपको कभी नहीं देखा, उसकी बातों को सुनकर लिया जवाब देते हुए बोली, ओ रियली, आप हमें कभी नहीं देखे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने हमें देखा हो पर पहचान ना हो। पर मयंक श्योर था कि उसने कभी इन लोगों को नहीं देखा। उसने अपना कर ना में हिला दिया और कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मैंने पहले कभी देखा हो। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंडिया के हैं। उसकी बातों पर ईशा तंज करते हुए कहती है कि वो हम इंडिया के नहीं है। तो कहाँ के हैं? आप ही हमें बता दीजिए। हम तो बस इतना अभी तक यही जान रहे थे कि हम इंडिया के हैं, पर अगर आप हमें बता देंगे कि हम इंडिया के अलावा कहाँ के हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। उसकी बातों को सुनकर मयंक झेप जाता है, अपनी नजरों को इधर उधर करके देखने लगता है। तभी शिवाय पूछता है, छोड़ो जो भी बात है, पर आप लोग कौन हैं ये तो बता दीजिए। इस बात पर वह तीनों लड़कियां किया की ओर देखने लगती है, पर किया कुछ भी नहीं कहती। वह सीधा आगे की ओर बढ़ जाती है। उसको ऐसा करता देखा वह समझ जाती है कि उन लोगों को कुछ नहीं बताना है। वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उधर हमारे ओम बाबू अभी भी जमीन पर पड़े बस उनकी बातों को सुन रहे थे। अब उनके जाने के बाद जैसे ही इन तीनों लड़कों की नजर ओम पर पड़ती है, वह तीनों जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज के बाद से तो तुम लड़कियों से फ्लर्ट करना सपने में भी नहीं सोचोगे, क्योंकि आज किसी लड़की ने तुम्हें ऐसा सबक सिखाया है कि तुम्हें सारी की सारी लड़कियां अपनी माँ बहन ही दिखाई देगी। इतना कहकर वो तीनों फिर से हा 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 का कर तेजी से हंसने लगते हैं। अभी वह लोग अपने में ही उसके मजे ले रहे थे, तभी किया के गार्ड आते हुए उनसे कहते हैं कि आप सब बाहर निकलिए। उसकी बातों को सुनकर वह सभी समझ जाते हैं कि अब यहाँ क्या होने वाला है। और उधर दूसरी तरफ किया जैसे जैसे बाहर निकल रही थी, उसके सामने लाशों की ढेर दिखाई पड़ रहे थे। चारों तरफ आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। पूरा सिप खून से नहाया हुआ था। इसी वजह से सुबह कोई हंगामा न हो जाए, किया ने इस शिप को बम से उड़ाने को कहा था। तो दोस्तों, अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में लास्ट तक बन रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 29, आ गई माफिया क्वीन। अब तक आपने सुना कि दोनों टीमों के बीच लड़ाई होती है और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि वह दोनों ही टीम में लड़कियों की तस्करी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह दोनों ही टीम के लोग उन बच्चों और लड़कियों को बचाने के लिए आए थे। ये पता लगने के बाद वह दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अब आगे जैसे ही किया शिप से बाहर आने लगती है तो वह अपने चारों तरफ देखती है, वहां लोगों की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान दौड़ जाती है, जिसे वह तुरंत छुपा लेती है और फिर अपनी कदमों को आगे की ओर बढ़ा देती है। उधर उसके आदमी शिप पर बम फिट करने लगते हैं। यहाँ से निकलने से पहले वह शिप को ब्लास्ट करके जाने वाले थे। जब किया पी से थोड़ी दूर आ जाती है तो वह फिर से वही माफिया क्वीन वाली सिटी बजाने लगती है। सिटी की आवाज सुनकर एक बार फिर वहां पर मौतशा सन्नाटा छा जाता है और किया के दोस्त जान जाते हैं कि शायद आज किया के मन को फिर से एक बार दर्द हुआ होगा। ये दर्द कैसा है वह भी नहीं जानते हैं, वह तो बस इतना जानते हैं कि किया जब भी किसी की सहायता करती है तो उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह सिटी सुकून की बज रही है या दर्द की। दूसरी तरफ ओम, शिवाय, मयंक और ऋषभ अभी एक दूसरे पर हंस ही रहे थे कि उनके कानों में भी इस सिटी की धुन सुनाई पड़ती है और एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वह इस धुन को बड़े ध्यान से सुनाने लगते हैं। वह धुन काफी धीरे सुनाई पड़ रही थी क्योंकि किया इन लोगों से दूर चली गई थी, लेकिन फिर भी वह धुन इतनी ज्यादा स्पष्ट थी कि वह उसे साफ साफ सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे करके उसे धुन की आवाज कम होती गई।
2 मिनट की शांति के बाद अचानक से सभी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि इन सभी को अच्छे से पता था कि यह धुन माफिया क्वीन की धुन है। जब भी यह धुन को कहीं पर सुना जाता है तो सबको पता चल जाता है कि वहां पर माफिया क्वीन मौजूद है, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसे और नजरें उठाकर भी देख ले। लेकिन इन सब का तो आश्चर्य इस बात से हो रहा था कि क्या यहाँ पर माफिया क्वीन आई हुई है, क्या माफिया क्वीन इंडिया में है। शिवाय अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए मयंक की तरफ देखा है और कहता है, भाई तुमने ये धुन सुनी, ये तो माफिया क्वीन की धुन है, तो क्या इसका मतलब माफिया क्वीन इंडिया में है और वह इस वक्त यहाँ मौजूद है? और अगर वह इंडिया में है तो वह यहाँ क्या कर रही है? क्या यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है? क्योंकि माफिया क्वीन का इंडिया आना तो बहुत बड़ी बात है, वह बिना किसी कारण के कहीं नहीं जाती है, आज तक तो उसे किसी ने देखा भी नहीं है। वह कैसी दिखती है कोई नहीं जानता, बस लोग इस धुन से ही जानते हैं कि माफिया क्वीन उनके देश में है। और आज तो मुझे 100% श्योर है कि माफी यकीन यहाँ इंडिया में आई हुई है, पर वह यहाँ पर क्या कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि जब ये लोग अमेरिका में थे तो एक मिशन में गए थे, पर उनके पहुंचने से पहले ही वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं पर इन लोगों ने सिटी की इस धुन को सुना था। तब वहां के अपने साथियों से पूछने पर इन्हें पता चला कि यह माफिया क्वीन है, और यहाँ पर जो तबाही हुई है उसी ने की है। इस वजह से इन लोगों को सीट की यह आवाज अच्छे से याद थी। ये लोग भी माफिया क्वीन के बारे में अच्छे से जानते थे, उसे आज तक तो किसी ने नहीं देखा था, पर वह अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देती थी। वह जिसे भी मौत देती थी उसकी हालत देखकर तो बड़े से बड़ा माफिया भी कांप जाता था। लेकिन वही मयंक के चेहरे पर कुछ और ही दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मानो कुछ गहरा सोच रहा हो। उसे इस तरह से देखकर शिवाय पूछता है, मयंक क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों स्टैचू बनकर खड़े हो? उसकी बातों को सुनकर मयंक अपने होश में आता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं माफिया क्वीन को जानता हूँ वह किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करती है। वह भले ही माफिया क्वीन हो पर वो किसी के साथ गलत नहीं करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे लड़कियों की इस तस्करी के बारे में पता चल गया हो और वो इन्हें बचाने यहाँ आई हो, पर उसके पहुँचने से पहले ही यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, इस वजह से वह यहाँ तक ना आई हो। बातों को सुनकर वह तीनों उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं। तभी शिवाय कहता है कि कुछ और भी तो हो सकता है वो यहाँ से गुजर रही हो और यूं ही उसने सिटी बजा दिया हो। लेकिन उसकी बातों को काटते हुए मयंक कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा तभी करती है जब वो किसी मिशन को अंजाम देती है और उसमें जीत हासिल करती है। तभी मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोस्तों, ये चारों क्या सोच रहे थे ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या ये लोग जान पाएंगे कि माफिया क्वीन कौन है और वह यहाँ किस वजह से इंडिया आई हुई है? इसके आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। एपिसोड 30, दादाजी का होश में आना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे, जैसे वो पूछ रहे हो कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही तुम भी सोच रहे हो? मयंक उनकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और फिर तभी ऋषभ चाहते हुए कहता है, क्या सच में हम जिसे लड़ रहे थे वो माफिया क्वीन के लोग थे, या फिर उन चारों लड़कियों में ही कोई माफिया क्वीन थी? अब इनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर वह लोग माफिया क्वीन के लोग हैं तो इन 4 लड़कियों में से कौन वाली लड़की माफी क्वीन हो सकती है? उन चारों ने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, पहचान के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे उन्हें देखकर
पहचान जा सके। देखने में सबकी हाइट बिल्कुल एक जैसी ही थी। सब दूध की तरह गोरी और किसी मॉडल की तरह दुबली पतली थी, और उनमें से 2 लड़कियों की आंखें गोल्डन ब्राउन और 2 लड़कियों की आंखें हल्की ब्लू थी। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उनका फिगर तो इस तरह से था कि मानो किसी मॉडल का हो, वो किसी फाइटर की तरह तो किसी भी एंगल से देखने में नहीं लग रही थी। अब चारों अपनी अपनी सोच में डूब गए थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें से कौन सी माफिया क्वीन थी, या थी भी कि नहीं। उनके लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर चारों वहां से निकल जाते हैं और वह निकाल कर सीधा रेहान के फार्म हाउस की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में सुबह का वक्त। सुबह अब दादाजी को हल्का हल्का होश आ रहा था। वह अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोल और बंद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला। अभी भी उनकी आंखों के सामने उसे लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। वह चेहरा दादाजी को इतना प्यारा लगा कि मानो उसके सामने कोई परी दिखाई दे रही हो। इस वक्त भी दादाजी की आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था और दादाजी बिल्कुल शांत थे। वह कुछ भी बोल नहीं रहे थे। ये देखकर सुरेंद्र प्रताप जी घबरा जाते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं अधिक चोट लगने की वजह से पापा जी को कुछ हो तो नहीं गया है। वह इस तरह से क्यों एक तक देख रहे हैं और वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी वह उन्हें आवाज लगते हैं, पापा जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। वह 2 बार इसी तरह से अपने पापा जी को बुलाते हैं। इसके बावजूद भी सूर्य प्रताप जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर तो अब सुरेंद्र जी की आंखें नम हो जाती है और उनके मन में अजीब तरह की घबराहट होने लगती है। वो कुछ और सो पाते कि इतनी देर में दादाजी बोलते हैं, वह लड़की कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर सुरेंद्र जी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वह कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मैं लड़की कहाँ से लाऊं। वह सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। ये सोचकर वह अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपने कुछ कहा क्या। तभी दादाजी फिर से कहते हैं कि वह लड़की कहाँ गई, उसे लड़की को मेरे पास बुलाओ। सुरेंद्र जी घबराकर कहते हैं, पापा जी कौन सी लड़की, आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि वही लड़की जो मेरे साथ थी। तब सुरेंद्र जी कहते हैं कि नहीं पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपके साथ कोई लड़की नहीं थी। तब दादाजी बताते हैं कि नहीं, वहां पर मेरे साथ एक लड़की थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी ने उन्हें बताया कि जब वह लोग वहां पहुंचे थे तो वह जमीन पर पड़े हुए थे और आसपास कोई भी नहीं था सिवाय वह उन गुंडों के। वहां तो दूर दूर तक किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। उसकी बातों को सुनकर दादाजी हैरान होते हुए पूछते हैं, क्या वहां पर वह लड़की नहीं थी। लेकिन वह लड़की तो वहीं पर थी और उसी ने मेरी जान भी बचाई है। वो गुंडे तो मेरी जान कब का ले चुके होते। अगर वह लड़की वक्त पर नहीं आई होती, उसे लड़की ने उन सारे गुंडों को मारा था और मेरे जख्मों पर जो चोट लगे हुए थे, उन जख्मों पर उस लड़की ने कुछ जड़ी बूटियां लगाई थी जिसकी वजह से मेरी जान बच सकी थी। और यह भी नहीं, मेरी तो सांसें ही बिल्कुल रख चुकी थी। एक वक्त के लिए तो मुझे ये लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी धड़कन भी बंद होने लगी थी और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं होश में आया तो ये देखा कि वह लड़की मेरी जान बचाने के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही थी जो शायद सबके बस की बात नहीं है। सबके क्या कहें, वह किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा तो कोई मिरेकल डॉक्टर ही कर सकता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लड़की बहुत ही कम उम्र की थी, 16 से 17 साल की ही लग रही थी। दादाजी की इतनी सारी बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र प्रताप जी को पता चल गया था कि उनकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, वह छोटी सी लड़की थी। दादाजी के कहे मुताबिक अगर वह लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ मार सकती है तो वह नन्ही सी लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और जिस तरह से दादाजी बता रहे थे कि उसे लड़की ने उनकी जान बचाई है, यही बात डॉक्टर भी कह रहे थे। यानी सच में वह लड़की बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी। अब तो सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की
इच्छा होने लगी, वह भी उसे लड़की को एक बार देखना चाहते थे। तभी सुरेंद्र जी ने दादाजी से कहा, पापा जी क्या आप उसे लड़की को देखकर पहचान जाएंगे? सुरेंद्र जी की बातों को सुनकर दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दादाजी को मुस्कुराता हुआ देखकर सुरेंद्र जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसी हालत में पापा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें ऐसा क्या हो गया है। अभी दादाजी बोलते हैं कि बेटा जी वह लड़की कोई भूलने वाली चीज नहीं है जिसे मैं देखकर नहीं पहचान पाऊंगा। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी उनके बातों का मतलब नहीं समझ पाते हैं और वह दादाजी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगते हैं, जैसे मानो पूछ रहे हो कि आपके कहने का मतलब क्या है। उन्हें इस तरह से देखकर दादाजी समझ जाते हैं कि इस वक्त सुरेंद्र जी के मन में क्या चल रहा है। फिर दादाजी आराम से कहते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मानव धरती पर जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। वह देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि वो कोई भूलने वाली चीज नहीं है। मैं ही क्या, कोई भी उसे एक बार देख ले तो वह उसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। दादाजी की बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र जी के मन में उसे लड़की से मिलने की इच्छा और ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और वह मन ही मन सोचते हैं कि मुझे उसे लड़की से मिलना है, मैं भी देखना चाहता हूँ वह लड़की कैसी है। वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह सुरेंद्र जी से कहते हैं कि मैं दादाजी को एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि दादाजी के हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, दिक्कत ज्यादा बढ़ उससे पहले ही आप उनके हार्ट का ऑपरेशन करवा लीजिए। कब तक उनकी सर्जरी नहीं हो जाती है, इनके लिए उन इम्पोर्टेंट दवाइयाँ को जरूर मंगवा लेना जिनकी लिस्ट आपको दी गई है। वह दवाइयाँ आपको जल्दी तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी वह दवाइयाँ, इन दादाजी के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सुरेंद्र जी उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, मिस्टर शर्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं किसी भी कीमत पर उन दवाइयाँ को खोज ही लूंगा, क्योंकि पापा की हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। फिलहाल आप अभी बताइए कि पापा जी को हम कब डिस्चार्ज करवा सकते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि मैं इन्हें अभी घर ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर खतरा बना हुआ है, आप घर में ही सारा इंतजाम करवा लीजिए और इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर पर ही उनकी दवाइयाँ को शुरू करवाइए। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, क्या सुरेंद्र जी उसे लड़की को ढूंढ पाएंगे जिसे दादाजी की जान बचाई है? क्या दादाजी दोबारा कभी उसे लड़की से मिल भी पाएंगे कि नहीं? और अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए स्टोरी में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टोरी में आपको क्या चेंज चाहिए वह भी हमें बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग स्टोरी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 31 किया और उसके दोस्तों की मस्ती। अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि सुरेंद्र जी दादाजी के होश आने पर उसे घटना के बारे में पूछते हैं, तो दादाजी बताते हैं कि उनकी जान बचाने वाली एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की इच्छा होने लगती है और सुरेंद्र जी दादाजी को डिस्चार्ज कर अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी करते हैं। अब आगे अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जी दादाजी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर पर ही दादाजी के दवाइयाँ का इंतजाम करवा देते हैं। वह साथ में अपने साथ 2 जूनियर डॉक्टर को भी ले लेते हैं जो हर वक्त दादाजी के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सके। दूसरी तरफ किया और उनके सभी दोस्त अपने विला में वापस आ जाते हैं। वह सब काफी थक चुके थे। सभी गाड़ी से निकलकर अंदर विला में आते हैं और हाल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। किया भी सोफे पर बैठी है और अपना सर सोफे पर टिका कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इनके साथ में पासा भी आया हुआ था। वह जब सबकी ओर देखता है तो वह किया से कहता है कि बस आप सर यहाँ आराम करिए और मैं जाकर अपने आदमियों को चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे आदमियों में से कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। मैं उनके ट्रीटमेंट का इंतजाम करवाता हूँ। किया तुरंत पासा को जाने के लिए कह देती है।
फिर पासा तुरंत वहां से निकल जाता है। आप पासा के जाने के बाद सभी लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि यह सभी अब थक चुके थे और उन्हें आराम करने की जरूरत थी। किया सबको आराम करने के लिए कहकर खुद अपने रूम में चली जाती है और वहां जाकर वह सबसे पहले हुआ स्वरूप जाती है और सबर चालू करके पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने आप जो कुछ भी हुआ वह मंजर घूम रहा था और छोटे छोटे नन्हे से बच्चे और वह कम उम्र की लड़कियां जिनके आंखों में दर्द और आंसू दिखाई दे रहे थे। ये सोचकर भी किया के दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि यह मन में सोच रही थी कि क्या अब इस दुनिया में इंसान इंसान नहीं रह गए हैं, सब राक्षस बन चुके हैं। आखिर में इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि माँ की गोद में खेलने वाले इन नन्हे बच्चों को छीनकर वह गुनाहों की दुनिया में करने के लिए फेंक देता है। महज कुछ चंद पैसों के लिए वह इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। ऐसे इंसानों को इंसान खाने से भी घिन आता है। किया की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। लड़ते वक्त उसके शरीर पर काफी ज्यादा खून लग चुका था। वह शव के नीचे इसी तरह काफी देर तक खड़ी रहती है। उसके शरीर में लगे खून के धब्बे सब पानी के साथ साफ हो रहे थे। अब उसका पूरा शरीर बिल्कुल साफ हो चुका था। शरीर पर कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद किया बाथरूम पहनकर बाहर निकलती है और सीधा चेंजिंग रूम में जाकर एक सिंपल सी नाइटी पहनकर बाहर आ जाती है। अब वो काफी थक गई थी इसलिए सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसे अपने साथ लड़ रहे उसे लड़के की याद आती है। वो मयंक को याद करते हुए कहती है कि आखिर में ये लड़का कौन था, पता नहीं क्यों इससे मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था। शायद इसीलिए मैं इसको मार नहीं पा रही थी। मेरे हाथ इसके ऊपर इतनी तेजी से नहीं वार कर रहे थे जितना आमतौर पर मैं अपने दुश्मनों के ऊपर वार करती हूँ। इससे मुझे किसी तरह की नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी। आखिर में ये लड़का कौन हो सकता है? और यह सब माफिया किंग के लोग थे। तो क्या आज इस लड़ाई में माफिया किंग भी आया हुआ था? अगर वह आया हुआ था तो उसे लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि वो माफिया किंग के आदमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि माफिया किंग उसे समय वहां मौजूद था। तभी तो उसे लड़के को अपनी पहचान बतानी पड़ी और मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल माफिया किंग अगर जहां पर होता हम उन्हें इतनी जल्दी शिकस्त दे पाते। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपने किसी भी मिशन पर माफिया किंग खुद न जाकर अपने लोगों को भेजता है या फिर कोई और बात है? किया इसी तरह से अपने दिमाग को सोने से नहीं रोक पा रही थी और धीरे धीरे सोचते सोचते वह कब नींद की आगोश में चली जाती है उसे भी नहीं पता चलता। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में एक जोरदार चीखने की आवाज सभी के कानों पर पड़ती है और सभी चौंककर अपने बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। तो चलिए हम बता दें कि यह आवाज किसकी थी, वरना आप सभी कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो यह आवाज निया की थी। वह सपने में भी मयंक को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसी वजह से उसके मुख से भी जोर जोर से आवाज आ रही थी जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं और सभी एक साथ निया के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। मियाँ एक तकिए को पकड़कर नींद में ही जोर जोर से मारे जा रही थी और उसके मुख से गालियां तो जैसे फूल बरस रहा हो तरह से निकल रही थी कि इस हरकत को देखकर दरवाजे पर सभी खड़ी लड़कियां अपना सर न में हिला देती हैं। वो अब समझ चुकी थी कि निया सपना देख रही है और सपने में वह हर बार की तरह इस बार भी किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रही है। तभी ईशा जाकर साइड में रखा जग का पानी उठाती है और पूरा का पूरा पानी मियां के मुख पर फेंक देती है। जैसे ही मियां के मुख पर पानी पड़ता है वो बचाव बचाव करके उठ बैठी है और सामने का नजारा देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सबको घूरते हुए पूछता है कि तुम सब यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। आप कौन बताएं उसे बेवकूफ को कि वह सब उसके कमरे में क्या कर रहे हैं।
तभी लिया बोलती है कि महारानी जी, आप सपने में जोर जोर से दहाड़ रही थी, इस वजह से हमें लगा कि आपके कमरे में कोई शेर तो नहीं आ गया जिसके साथ आप पासम पास खेल रही हो, इसलिए हम भी आपके साथ खेलने के लिए आपके ही कमरे में आ गए। उसके इस तरह की बात को सुनकर निया उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर अब ऐसा भी उसे कहने लगती है कि हाँ मेरी माँ, तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम लोगों की सुबह की इतनी प्यारी प्यारी नींद खराब हो गई, और यहाँ आकर देखा तो तू तो अपने पिलो के साथ मस्त पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। उसकी बात को सुनकर अब निया अपना मुंह बना लेती है। तभी ऐसा कुछ शरारती अंदाज में उसके पास जाकर रहती है कि वैसे ऐसा क्या हुआ था जो तुम उसे लड़के को तड़का बनाकर पीते जा रही थी। ईशा की बातों को सुनकर निया को फिर से वह सब याद आने लगता है और निया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे इस तरह देखकर सभी लड़कियां उसे आश्चर्य से देखने लगती है। आखिर में निया के साथ ऐसा क्या हो गया था जो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी लिया फिर से पूछता है, निया बताओ तुम क्या बात थी। मियाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उन सबको उसके साथ जो हुआ था वो बताने लगते हैं। जैसे जैसे वे सभी निया की बातें सुन रहे थे उन सभी को तो हंसी आ रही थी, लेकिन कोई भी अभी निया के सामने हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जान रहे थे कि निया को उसे वक्त कितना गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और जैसे ही मियाँ अपनी बातों को कहकर खत्म करती है, कुछ देर वहां पर सन्नाटा छाया रहता है और फिर तभी जोर जोर से हंसी के ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही मियाँ अपना सर उठाकर देखती है, वह देखी है कि सभी उसके ऊपर ही जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनकी हंसी तो मानो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा तो अपना पेट पड़कर बेड पर ही गिर जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर अब किया को भी हंसी आ जाती है। निया को इस वक्त इन सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके ऊपर क्या बीती थी ये तो वही जानती थी, और ये लोग उसका मजाक बना रही थी। वह कुछ खाने ही वाली थी कि तभी देखी है कि किया भी अब हंस रही थी। हालांकि वह इन लोगों की तरह ज्यादा नहीं हंस रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी जो देखने पर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। निया तो एक तक किया को ही देख रही थी। पता नहीं उसे कितने साल हो गए होंगे किया के चेहरे पर इस तरह से प्यारी सी मुस्कुराहट को देखें। अब निया कुछ नहीं बोलती है और अभी उनके साथ मिलकर हंसने लगती है। अब पूरे कमरे में हंसी के थक्कों की आवाज गूंज रही थी। तभी हंसते हुए ईशा कहती है, तभी तो मैं सोचूं कि तेरा इतना भयानक रूप आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा है जो तू उसे बेचारे लड़के को दिखा आई है। अब तो वह लड़का कई दिनों तक सो नहीं पाएगा, और जब उसकी आंखें बंद होगी तो वह तेरे उसे भयानक रूप को देखकर सपने में चिल्लाता हुआ उठ जाएगा। पता नहीं उसे महीना नींद आने वाली है कि नहीं। तूने उसे इतना भयानक रूप जो दिखा दिया है, वह तो सपने में भी शादी करने को नहीं सोचेगा। उसे तो यही लगेगा कि सारी लड़कियां तेरे जैसी हैं। इतना कहकर ऐसा फिर से जोर जोर हंसने लगती है और ईशा की बातों पर अब की बार निया को भी हंसी आ जाती है। और सच में जब वह सोचती है कि उसने किस तरह से उसे लड़के को पीटा था, ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसे बेचारे लड़के का तो कचूमर ही निकाल दिया था। अब वह सपने में भी सामने से किसी लड़की से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से वह सभी फैंसी उठाकर करने में लग जाती हैं। अब आगे दोस्तों क्या होगा? क्या इन लड़कियों की फिर से मुलाकात उन लोगों से होगी कि नहीं, और अगर होगी तो अब की बार ये लड़कियां उन लड़कों से किस रूप में मिलेगी? लिए थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जब ये लड़कियां इन लड़कों के आमने सामने होगी तो ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस बार ये लड़कियां किसी और रूप में उनके सामने होगी और यह इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं पहचान रहे होंगे। अब अनजाने में ही सही फिर से एक बार उनकी मुलाकात इस तरह होगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा।
तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।